डियर स्टूडेंट, आज रियल नंबर क्लास 10 के लिए हम लोग एक लंबा सा वीडियो जो है, लंबा मतलब कि 15-20 मिनट का, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें, यानी जो हम पढ़ेंगे थ्योरी, उससे रिलेटेड जो है कुछ आपको एप्लीकेशंस जो है एग्जांपल्स दिखाएंगे बना करके, सॉल्व करके, ताकि आप अपना जो घर पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके और पढ़ने में मज़ा भी आए आपको। स्टार्ट करते हैं। हम लोग रियल नंबर में जो है सीख चुके हैं, रेशनल इरेशनल, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम लोग सीख चुके हैं। ये दो टर्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक रियल नंबर जो है उसको नहीं समझ सकते हैं। रियल नंबर का डिफिनेशन अभी हमको मत नहीं बताया हूँ मैं, उसको जो है आज डिस्क्लोज करेंगे। तो बहुत इजी है। रेशनल इरेशनल अगर जिसको समझ में आ जाता है तो वो रियल नंबर को भी आसानी से पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है रेशनल और इरेशनल नंबर के जो यूनियन है, जिसको हम सेट कह सकते हैं, यूनियन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उसी को रियल नंबर कहते हैं। यानी रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अगर लिखना हो आपको रियल नंबर का, तो आप सीधे कह सकते हैं कि द सेट ऑफ रेशनल एंड irrational number is called real नंबर। तो हम इसको रियल नंबर कहते हैं। रेशनल इरेशनल इसमें सारा होता है, यानी रियल नंबर जो है इसको आप डिनोट करेंगे आर से। तो इसको जब आर से डिनोट करेंगे तो रियल नंबर में क्या होगा, आपको रेशनल ले लीजिए, जैसे 1/2 है, 3 है, और एक एग्जाम्पल 22/7, ये सब हो गया रेशनल वाले। इरेशनल में जैसे कि √2, √3, √5 हो जाएगा, बहुत सारे हैं, और पाई। यहाँ पे एक जो है इम्पॉर्टेंट जो आपको हम चीज़ बता रहे हैं, एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, विरोधाभासी है। कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट क्या है कि कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट यहाँ पे है कि हम 12/7 को रेशनल कहते हैं, जबकि पाई को इरेशनल कहते हैं। ठीक है, रीजन है। और आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए होंगे, जैसे सर्कल्स वगैरह, एरिया पढ़े होंगे, सरफेस एरिया वगैरह, तो वहाँ पे आप यूज किए होंगे, जैसे कि सरकमफेरेंस निकालना है सर्कल का, तो 2πr, ये वही वाला पाई है। पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2π, यही है। यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, 2 जो है आर है, सॉरी, रेडियस डबल, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, पाई इक्वल टू C/d, जहाँ d डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, C जो है सरकमफेरेंस है ऑफ सर्कल। तो पाई का डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट आपको जो है जो लोअर क्लासेज हैं उसमें बता दिया गया होगा कि पाई क्या होता है। पाई बेसिकली जो है रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर होता है। तो और इसका जो पाई का जो वैल्यू आप लिए होंगे, इसके जो प्रीवियस जो भी आप जब भी आप सरफेस एरिया निकाले होंगे प्रीवियस चैप्टर में, क्लास 8 में, 7 में, 9 में, सब में पढ़ना होता है, सर्कल का एरिया निकालना हो, या फिर और जो 2D शेप है, 3D शेप है, वहाँ पाई का यूज़ तो होता ही है आपको एरिया में, वॉल्यूम में। तो पाई का वहाँ पे जो आप वैल्यू यूज़ किए होंगे, वहाँ पे आपको जो है बताया गया होगा कि आप पाई के लिए
22/7 यूज कीजिए। और आप इसका बहुत जगह यूज किए होंगे एप्लीकेशंस में। तो एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि पाई कभी भी 22/7 का इक्वल नहीं होता है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको जानेंगे। जैसे लोअर क्लासेज में जो है आपको बताया गया है कि पाई के बदले में आप 22/7 ले लीजिए और मैथ्स का जो एरिया निकाल लीजिए, एरिया आ ही जाता है। लेकिन अब आगे जैसे ही आप पढ़ेंगे, जब क्लास 10 में आप आ गए हैं, तो आपका जो नॉलेज है अब इन्हांस करना है। और अब जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि पाई नॉट इक्वल टू 22/7, बट 22/7 इज अल्टरनेट टू पाई। दो चीज़ है, एक वो इक्वल होना और एक है अल्टरनेट होना। अल्टरनेट होना मतलब कि उसका विकल्प होना, ठीक है। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि पाई जो है 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। हाँ, बट जब आप मैथ्स में इसका यूज करेंगे तो आप वहाँ पे इसके अल्टरनेट के रूप में पाई को हटाने के लिए आप उसके जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के लिए 22/7 का यूज करेंगे, जो कि उसका अल्टरनेट है, यह ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे ही हम 22/7 पे चर्चा करेंगे तो 22/7 में क्या है, रेशनल इसको हम कह रहे हैं। रेशनल का जो डेफिनेशन है हमने आपको बताया था, कोई भी नंबर हो जिसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। pq इंटीजर होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका जो डेफिनेशन है बस इतना ही है रेशनल होने का। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर that can be written as in the form of p/q where q not equal to 0 is a rational number। 22/7 में आप देखिए तो 22/7 जो है इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, आप चेक कीजिए खुद से। 22/7 में क्या है, ये इंटीजर है बिल्कुल है। 7 भी एक इंटीजर है, बिल्कुल है। 7 नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि इसको हम जब भी हम 22/7 पे जिक्र करेंगे तो 22/7 जो है हमेशा जो है रेशनल नंबर में आएगा। जबकि पाई पे जब भी हम जिक्र करेंगे तो पाई पे जब जिक्र करेंगे तो ये इरेशनल होगा। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है मैं आपको बता रहा हूँ 3.1415, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारा, मतलब कि ये एंड ही नहीं होता है, कहीं भी खत्म नहीं होता है। आप पाई के जगह पे 22/7 भी यूज कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेज में, एंड 3.14 भी यूज कर चुके होंगे। तो ये दो वैल्यू आप यूज कर चुके हैं, लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 3.14 ही नहीं, 1.1415 ऐसे ऐसे 19 ऐसे और भी जो है याद नहीं है पूरा। आप इसको करेंगे तो बहुत लंबा वैल्यू आता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे ही हो जाएगा, तो पिछला जो वीडियो है उसमें हम बताए थे आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग होने पे रिपीटिंग होना चाहिए। डेसिमल के बाद जो है कम से कम रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ रिपीटिंग भी नहीं होता है, जैसे 1 4 है तो 1 5 है, 1 9 है, कुछ और है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग हो जाता है। तो जैसे ही कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो उसको हम इरेशनल रख देते हैं। रेशनल होने के लिए उसका खास प्रॉपर्टी है p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ में उसका जब भी डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे, यानी कि जब फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, तो उसका जो ब्रेकअप है वो आइदर टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेटिंग मतलब कि इंड हो जाए, जैसे कि खत्म हो जाए, जैसे कि 1/2 छोटा सा एग्जांपल है। इसको जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो 0.5 इंड हो जाएगा। अब इसके आगे जो है डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और आप यहाँ पे पा रहे हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको मिल गया है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो नहीं तो वो कम से कम रिपीटिंग हो, डेसिमल के बाद का जो एक्सपेंशन हो रिपीटिंग हो, तो उसको हम रेशनल नंबर में रखेंगे। ये पिछला जो वीडियो है उसमें हम क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप ज़्यादा समय आपका जो है ख़त्म नहीं करेंगे। रेशनल इरेशनल पहचानने में आपको जो है मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए, जो आपको नॉलेज हम दे दिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये भी क्लियर हो गया जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि ऐसा होता है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप 22/7 को रेशनल रख लेते हैं, फिर पाई को इरेशनल कह देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो भाई पाई जो है नॉट इक्वल टू 22/7 है। पाई का जो वैल्यू है वो
कुछ और होता है। हाँ, बट जब बात आती है कि उसके एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचने का, तो हम 22/7 को यूज करते हैं। और अपना जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल जो आपका जो ऑपरेशन होता है जिसमें आप सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े उसमें कैलकुलेशन होते हैं, तो वहाँ 22/7 रखने से उसका जो इजीली हम सॉल्व कर देते हैं, और हमारा जो वैल्यू है वो आ जाता है, एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो इसके लिए हम पाई के अल्टरनेट वैल्यू जो कि 22/7 है उसको यूज करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है ये चीज़ें जो हम सीख लिए हैं, और हाँ, पाई का डेफिनेशन भी आपको हम यहाँ पे बता दिए हैं। इसको हम चूँकि जब एरिया पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे। ऐसे आप इसको यहाँ पे चर्चा कर ही दिए हैं, तो सर आप एक सिंपली देख लीजिए, जैसे कोई सर्कल है, तो सर्कल में जो है आप देखेंगे कि इसका जो है रेडियस है, ये सबको पता है। और इसी को आप इस तरफ जब बढ़ जाएंगे तो ये डायमीटर बन जाएगा। आपको पता है डायमीटर जो होता है 2 × r होता है, रेडियस का डबल होता है। और इसका सरकमफेरेंस जो है वो c होता है। सरकमफेरेंस मतलब कि ये लाइन जो है, इसका जो आउटर जो बाउंड्री है, उसका जो लेंथ है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस हो गया है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, कोई भी सर्कल हो, अगर वो सर्कल के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो क्या होगा, तो पाई इंटू 2r होगा। पाई इंटू 2r का मतलब है कि वो पाई इंटू डी होगा, डायमीटर होगा। तो पाई इक्वल टू क्या होगा, c/d। यानी कि आप किसी भी सर्कुलर पाथ में, कोई भी सर्कुलर डायग्राम आपके पास हो, कोई एरिया हो, कोई भी पिक्चर हो, उसमें आपके पास अगर उसके सरकमफेरेंस जो है मालूम हो और उसका डायमीटर मालूम हो, तो दोनों को आप जो है झट से क्या करेंगे, उसका रेशियो निकाल देंगे। जैसे ही आप रेशियो निकालेंगे, वो वैल्यू जो है पाई के वैल्यू से मिलता जुलता आ जाएगा आपको। यानी कि 3.14 आ जाए, चाहे 22/7 आ जाए, जो भी आ जाए वो आपको आ जाएगा। तो पाई बेसिकली जो है, इसका अगर डेफिनेशन होगा तो आप बता सकते हैं कि पाई क्या होता है भाई। तो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। आप इस तरह से जो है इसको कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप कर लेंगे। आगे हम लोग जो है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, how to find LCM and HCF। ठीक है, अब हम लोग सीखना है। आपको नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, जो भी हो, एक तो होगा नहीं। और बोलेगा कि उसका एलसीएम, यानी कि एलसीएम आप जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम एचसीएम बताइए, बट एलसीएम एचसीएफ कैसे बताना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बता चुके हैं। ईजी है प्राइम फैक्टर करना। कोई भी आपको बताया गया है कि कोई भी जो है कंपोजिट नंबर होगा, तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में आपको जो है उसको जो है ब्रेक करना है पहले। जो नंबर आपको मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, कुछ एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। आपको जो है सपोज कीजिए कि जैसे कि आपका जो एक चैप्टर से ही आपको बता दिया जाता है एलसीएम वगैरह के लिए। जैसे कि आप देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन मैं इस पर रख देता हूँ, थोड़ा सेटअप अभी जो है नया है, समस्या होगा। क्वेश्चन है कि प्राइम फैक्टर्स बताना है, प्राइम फैक्टर्स बताना है 140 का। एनसीईआरटी का ये जो है बुक है, उसका क्वेश्चन हमने लिया है, लेसन है, एक्सरसाइज 1.1 का है। तो 140 का आपको प्राइम फैक्टर्स जो है बताना है। वेरी इजी, आप कहीं पर रफ कर लीजिए पहले 140 का। चूँकि इवन है तो 2 से करिए इसमें डिवाइड, 70 2 से करिए, 35 5 से करिए, 7।
इससे ज़्यादा इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते और आपको सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, 2, 5, 7 सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, यानी कि 140 का जो है प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो 140 का प्राइम फैक्टर्स होगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, प्राइम फैक्टर्स मिल गया। इसी तरह से और भी जो है आप प्राइम फैक्टर्स जो है निकाल सकते हैं, कोई बहुत जो है बड़ा चीज़ नहीं है। अब जो है इसके आगे हम लोग जो है जल्दी से सीख लेते हैं, वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है। एलसीएम एचसीएम का एक एग्जांपल आपको जो है मैं दिखाता हूँ। ये भी जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहे हैं और आपको जो है एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 2691 का, और फिर इसका एचसीएफ भी निकालना है 2691 का। तो एलसीएम ऑफ 2691 एंड 2692 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आपको सोल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो पहले तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना होगा, जाहिर सी बात है। 26 का जो है फैक्टर निकालिए पहले, तो क्या होगा, 2 इंटू 13। 91 का निकालिएगा तो क्या होगा, मेरे ख्याल से 7 इंटू 13, बस इतना ही हुआ। प्राइम फैक्टर जब आपको मिल गया तो प्राइम फैक्टर मिलने पे देखिए आप एलसीएम में क्या करना होगा और एचसीएफ में क्या करना होगा, बहुत ईजी है। एचसीएफ में क्या करना है, इसका डिफिनेशन आप बस जान लीजिए। एचसीएफ का डिफिनेशन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवीजन मेथड से आपने इसको पहले भी निकाल चुका होगा। एलसीएम एचसीएफ जो है क्लास 4-5 का चीज़ है, वहाँ पे आपको बताया गया होगा। अब सवाल है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर तो आपके पास है ही, तो जब फैक्टर आपके पास है तो इसमें कॉमन भी आपको मालूम होगा। कॉमन क्या है, आप जैसे ही देखेंगे कॉमन क्या है भाई, 13 है, तो आंसर इज 13, यानी एचसीएफ जो है आपको मिल चुका है। बारी है एलसीएम का। एलसीएम का जो डिफिनेशन है, इसका जो मतलब कि आप एक्सपेंशन करेंगे तो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ कॉमन फैक्टर वाली बात ही नहीं है, यहाँ मल्टीपल वाली बात है, ठीक है। मल्टीपल मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह वाला। यहाँ फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर नहीं है तो इसको कैसे हम जो है फाइंड करेंगे, तो इसको जो है फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या करिए, आपके पास ऑल जितने भी फैक्टर्स हैं उसको आप नोट करिए, जैसे 2, 13, 7, आपके पास ये 3 फैक्टर मिला है। जब आप 26 और 91 का फैक्टराइजेशन किए हैं तो इसके अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर आपको मिला है, नहीं मिला है। 2, 13, 7, 13 दोनों में आया है, चूँकि आपने एक जगह इसको लिख लिया है, ठीक है, रिपीट नहीं करना है, इतना आ गया। अब जो है आप इसमें ध्यान रखेंगे कि 13 को ऐसा नहीं कि यहाँ से भी नोट कर ले, यहाँ से भी नोट कर, दोनों नोट नहीं करना है। प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं सबको आप ले लीजिए, ठीक है, और इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4, यानी कि 182, इस तरह से आ गया। ये थोड़ा सा जो है इसमें और दिखाते हैं जहाँ पे रिपीटेशन जो है ज़्यादा हो, प्राइम फैक्टर्स का जो है रिपीटेशन ज़्यादा हो। जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एलसीएम मैं आपको दिखा रहा हूँ 6, 72, 120 का, और फिर लगे हाथों इसी का एचसीएफ भी 6, 72, 120 का। फैक्टर तो आपको चाहिए ही, 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, 72 का क्या होगा, थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, लॉन्ग है, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
120 में आइए, इसको भी थोड़ा सा जो है ब्रेक कीजिए। 260, 230, 215, 3, 5। इसका मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF बहुत आसान है। HCF आपको देखना होगा, तीनों में जो फैक्टर कॉमन है उसको आप ले लीजिए। आप देख रहे हैं 2 तीनों में कॉमन है, इजी है, 2 आएगा, 2 को पिक कर लिए। और क्या कॉमन है तीनों में? 3। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी और भी 3 है। तो आप जो है एक 3 कॉमन है तो आप एक ही 3 को यहाँ पे कैरी करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा, तीनों में कॉमन होना चाहिए। जब 3 नंबर का आप निकाल रहे हैं तो कॉमन फैक्टर तीनों में होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट जो है 6। HCF निकल गया। HCF में कोई समस्या नहीं होगा किसी को समझने में। HCF मिलने के बाद आगे अब जब बारी है LCM की बारी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाया हूँ, इसमें रिपीटेड है। जैसे कि इससे पहले वाला में क्या था, प्रीवियस वाला में क्या था कि लिमिटेड इसमें फैक्टर्स मिला था, जैसे कि 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। यहाँ क्या है, 2 है बट बहुत सारा है, 3 है बट बहुत सारा है। तो अब देखिए इसको क्या करना होगा, इसमें आप जरा ऐसे लिखिए तो 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 1, ये अलग है, HCF है। यहाँ 2 3 टाइम्स है, 2 टू पावर 3, 3 2 टाइम्स है, 3 टू पावर 2, 2 टू पावर 1 2 3, 3 टू पावर 1 एंड 5 टू पावर 1। LCM के लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे आपको LCM फाइंड करना होगा, LCM निकालना होगा प्राइम फैक्टराइज मेथड से, तो आप जो है जब बड़ा सा फैक्टर्स मिले आपको तो उसमें आप उसको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, सारे फैक्टर्स को लाइए, आप फैक्टर्स को लाइए। तो फैक्टर्स को लाने के लिए क्या करना है कि जो फैक्टर्स है, जैसे कि आपका 2 है, 3 है, 5 है, 3 फैक्टर है आपको यहाँ पे, 2 3 5। ठीक है, क्या रिजल्ट हो गया? नहीं हुआ रिजल्ट। 2 3 5 फैक्टर तो हुआ, बट अब इसमें क्या करना होगा कि ग्रेटेस्ट पावर वाला लाना है। जैसे कि 2 का ग्रेटेस्ट पावर, 2 का ग्रेटेस्ट पावर कहाँ मिलेगा, आप फाइंड कीजिए। इसमें 2 का ग्रेटेस्ट पावर 3 है, 3 है, इससे बड़ा तो है नहीं। 2 का जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। 3 का ग्रेटेस्ट पावर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 आ जाएगा। 5 का जो ग्रेटेस्ट पावर है फाइंड कीजिए, एक ही जगह है, 1 है, बस हो गया। इसका मतलब कि अब LCM आपका रेडी हो गया। आप देखिए इसका क्या करिएगा, 2 पावर 3 है मतलब कि 8 है, 3 पावर 2 है मतलब कि 9 है, एंड यहाँ 5 है। 9 8 जा 72 इंटू 5 यानी कि 360। तो आपको जो है मिल गया। इस तरह से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप घर पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF आप जो है फाइंड कर लीजिए, और काफ़ी इजी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।